नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो आरबीआई के नए गवर्नर से संबंधित है। क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए है कि संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर घोषित कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये आरबीआई के 26वें नए गवर्नर बन चुके हैं। इनसे पहले 25 गवर्नर थे। 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांता दास थे। ठीक है, 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांता दास। इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह लेगा, शक्तिकांता दास की जगह लेगा संजय मल्होत्रा जी है, वो शक्तिकांता दास की जगह लेंगे। तो केंद्र ने संजय मल्होत्रा जी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर घोषित किया है। ये शक्तिकांता दास का स्थान लेंगे। शक्तिकांता दास का 6 साल का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। उनको रीअपॉइंट नहीं किया गया है। हालांकि आरबीआई में रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट इनको रीअपॉइंट नहीं किया है। इनकी जगह अपॉइंट किया गया है वो संजय मल्होत्रा जी को किया गया है। कौन से गवर्नर बने? ये 26वें गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनके सामने क्या क्या टारगेट रहेंगे, थोड़ा वो बात कर लेते हैं। इनके सामने सबसे बड़ा टारगेट रहेगा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का। इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा इनके सामने। क्या रहेगा इन्फ्लेशन में? आरबीआई के द्वारा निर्धारित सीमा क्या होती? 2 और 6%। इसके बीच में मुद्रास्फीति को रखना पड़ता है। इन्फ्लेशन को रखना या तो 2% रखो या 6% या इसके बीच में रखो। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इनके पास सामने टारगेट रहेगा वो मुद्रास्फीति को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को लक्ष्य करना। ये सबसे बड़ा इनके सामने टारगेट रहेगा। उसके बाद में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना, बैंकिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करना, ये इनके सामने दूसरा टारगेट रहेगा। डिजिटल बैंकिंग पहले है, वित्तीय समावेशन, उनको बढ़ावा देना, ये भी रहेगा। तीसरा इनके सामने जो टारगेट रहेगा वो विकास पर ध्यान केंद्रित करना। जो नीतियाँ होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, दीर्घकालिक होनी चाहिए, जिससे विकास किया जा सके। चौथी इनके सामने चैलेंज रहेगा वो वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ। अभी जो वर्ल्ड लेवल है ना, वहाँ पे इकोनॉमी डाउन हो रही है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज इनके सामने उभर के सामने आएगा। तो ये चैलेंज इनको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में देख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। शक्तिकांता दास को रिप्लेस करेंगे। और इनका टारगेट क्या रहेगा? इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा, स्ट्रेंथन बैंकिंग सेक्टर, ये टारगेट रहेगा इनका। फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ावा देना है। ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज, ये इनके सामने टारगेट रहेंगे। इन पर इनको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं संजय मल्होत्रा जी के बारे में। संजय मल्होत्रा जी क्या थे? इससे पहले राजस्व सचिव थे। ठीक है, राजस्व सचिव के रूप में इन्होंने काम किया। इनको एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंस को लेकर इन पे एक्सपर्टीज़ है। साथ ही साथ में इनका लोक प्रशासन है, उनमें भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। ठीक है, ये इनका महत्वपूर्ण अनुभव है इनके लिए। इसी के अनुभव के चलते इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ में कुछ और चैलेंजेस के बारे में बात करें, हम बात कर चुके हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो भी इनके सामने चैलेंज रहेगा। उसको कंट्रोल में रखना होगा। ठीक है, देखा होगा लगातार मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो कंट्रोल में करना होगा। साथ ही साथ में मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें ब्याज दर भी नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाओगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो वो भी चैलेंज रहेगा किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कम भी करना है और मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं। तो दोनों के बीच में एक संतुलन बना के रखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। फिर बैंकिंग रेगुलेशंस भी करना है, जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसे किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, ये भी इनके सामने एक चैलेंज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई के टाइमलाइन के बारे में। आरबीआई की उत्पत्ति कैसे हुआ, ओरिजिन, ये सब डिटेल से देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे आरबीआई की। तो ओरिजिन के बारे में बात करें, 1926 में यंग हिल्टन कमीशन बना था। यंग हिल्टन कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो रॉयल कमीशन कहो या यंग हिल्टन कमीशन है, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। ये 1926 में बना था। इन्होंने सिफारिश की थी कि एक संस्था होनी चाहिए, केंद्रीय संस्था होनी चाहिए बैंक के रूप में, जो बैंकों को रेगुलेट कर सके। और जो यंग हिल्टन कमीशन बना था, ये क्यों बना था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन में थी। तो ठीक है, पूरा केंद्रीय सिस्टम में नष्ट हो चुका था, बैंकिंग सिस्टम में नष्ट हो चुका था। इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वापस पुनर्निर्माण करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होगी। इसके लिए इन्होंने सिफारिश की कि भारत में एक केंद्र बैंक होनी चाहिए जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इन्होंने सिफारिश की। इनके सिफारिश के आधार पर 1934 में आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 में आया था। तो इसी एक्ट के तहत 1934 में केंद्रीय विधानसभा है उन्होंने स्वीकार जो सिफारिश थी उनको स्वीकार किया और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कौन सा एक्ट आया था? इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट 1934 1934 का एक एक्ट लाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई। और तब जब स्थापना की गई थी तो ये एक वैधानिक निकाय था। वैधानिक निकाय मतलब एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं था, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक वैधानिक बॉडी है क्योंकि एक्ट के माध्यम से इसे बनाया गया है। ठीक है, कौन सा एक्ट है? भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934। ठीक है, अब उस आधार पर ये काम कर रहा था। जब इसे बनाया गया था तब ये एक निजी संस्था थी। निजी संस्था मतलब इसमें जो इसके शेयर होल्डर थे वो निजी थे, प्राइवेट मेंबर इसके जो शेयर होल्डर थे वो थे। ये एक केंद्रीकृत बैंक नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करी थी। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना जो कामकाज है वो स्टार्ट किया। बाद में इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? बाद में इसको शिफ्ट 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। पहले कहाँ था? कोलकाता में था। फिर 1937 में कहाँ ले गए? 1937 में इसको ले गए मुंबई में। ठीक है, अभी भी इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। फिर 1949 तक हमने देखा कि ये निजी बैंक की तरह कार्य करी। फिर 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि इसे एक केंद्रीकृत बैंक घोषित कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इतनी टाइमलाइन आपको समझ में आ गई होगी कि एक रॉयल कमीशन बना था इंडियन करेंसी और फाइनेंस पे। ठीक है, इसे यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने रिकमेंडेशन की एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, तो इनकी ही जो सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन थी, इसी के आधार पर केंद्र सरकार ने एक नियम निकाला उस टाइम में ब्रिटिश सरकार ने, और एक अधिनियम बनाया। अधिनियम कौन सा था? आरबीआई एक्ट 1934। इसके तहत ही इसकी स्थापना की गई। बाद में 1935 में इसे संचालन शुरू हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। 1937 में मुंबई में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, क्योंकि पहले कोलकाता में थी, यहाँ से ट्रांसफर करके इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित कर दिया। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, ये चीज़ पता होना चाहिए। स्टार्टिंग 1949 तक ये एक प्राइवेट से स्टेक होल्डर के रूप में काम करती गई। 1949 के बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो हम देख ही रहे हैं ना, तो इसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। ये एक केंद्रीय बैंक के रूप में और नियामक एजेंसी मतलब रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में भी काम करती, रेगुलेट करने का भी इसका काम है। ठीक है, एक तो सेंट्रल बैंक है ही, ठीक है, दूसरी कौन सी? रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। भारत में जितने बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक वगैरह हैं, उनके रेगुलेट कौन करता है? उनको रेगुलेट करने का काम है वो आरबीआई का है। भारत में पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम है वो आरबीआई का है, इसलिए इसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विनियमन भी कहा जाता है, और जो रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार भी आरबीआई को ही माना जाता है। साथ ही साथ में क्या करती है? ये 1 रुपये के सिक्के, ठीक है, एक रुपये का सिक्का यही छापती है, और 1 रुपये की नोट को छोड़ के बाकी जितनी भी नोट होती है वो नोट आरबीआई के द्वारा छापी जाती है। सिक्के तो गवर्नमेंट के द्वारा छापे जाते हैं, बट 1 रुपये की नोट है वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा छापी जाती है। 2 रुपये से लेके ऊपर जितनी भी आज वर्तमान की बात करें 500 रुपये तक जितनी भी नोट है वो आरबीआई के द्वारा छापी जाती है। तो ये भारत में रुपये का नियंत्रण है, जो रुपये होता है उसको कैसे नियंत्रित करना है, निर्गम करना है, उसकी सप्लाई करना है, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो आरबीआई है। इतने पॉइंट आपको याद रखना। 1 रुपये की नोट आरबीआई नहीं छापती है, 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जितने भी नोट है वो आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। स्थापना हमने देख लिया 1934 में हुई थी, हिस्ट्री हम देख ही चुके हैं, ये बात थी। फिर बात करें कॉम्पोजिशन की, ठीक है, इसमें संरचना क्या है? तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल मेंबर होते हैं 21। ठीक है, अब 21 मेंबर कैसे होंगे? सबसे पहला होगा गवर्नर, ठीक है, पहला मेंबर होगा गवर्नर। इसके अलावा होंगे 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। एक तो हो गया गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, टोटल कितने? 5 हो गए, प्लस 2 होंगे केंद्र की ओर से, जो वित्त मंत्रालय होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनके द्वारा 2 मेंबर भेजे जाएंगे। ये आर्थिक मामलों के भी हो सकते हैं और वित्तीय मामलों से हो सकते हैं। तो 2 एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, ये 6 हो गई, और 2 कितने? 2 हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर, ये कितने हो गए? 8। 1 2 5, 5 और 2 7 हो गई। फिर 10 होते हैं, ये केंद्र सरकार अपनी ओर से भेजती है, 10 केंद्र सरकार अपनी ओर से भेजती है, ये कितने हो गए? 17। फिर 4 होते हैं वो अलग अलग इसकी है ना, जैसे एक दिल्ली में इसकी ब्रांच है, एक कोलकाता में इसकी ब्रांच है, एक चेन्नई में इसकी ब्रांच है, ठीक है,
तो इन चारों ब्रांचों से, एक मुंबई में इसकी ब्रांच है, तो चारों ब्रांचों से एक एक मेंबर इसमें जाएगा, टोटल हो गए 21। 21 की संरचना समझ में आएगी। टोटल कितने मेंबर होंगे? 21 मेंबर होंगे। एक होगा गवर्नर, 4 होंगे डेप्यूटी गवर्नर, 2 होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर, प्लस 10 होंगे गवर्नमेंट के मेंबर, 4 होंगे रीजनल, जो इनकी बैंक होती है रीजनल ब्रांच वहाँ से। तो टोटल कितने होंगे? 21 होंगे। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय की आर्थिक और वित्तीय मामला के जो सचिव होते हैं वो 10 सरकार के द्वारा नामित होते हैं, 4 निदेशक जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई से होते हैं। इस प्रकार ये 21 इसके मेंबर होते हैं। और ये जो 4 है ना, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इसमें भी 5 सदस्य अलग से होते हैं जो क्षेत्रीय बैंक होती है, सहकारी बैंक होती है, स्वदेशी बैंक होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन ये काम करते हैं। ठीक है। अब आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर के बारे में बात हो रही है। पहले भारतीय गवर्नर नहीं, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न आर्कले स्मिथ, O.A. स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? O.A. स्मिथ, ऑसबॉर्न आर्कले स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई की? तो सर सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, और पहले जो गवर्नर थे वो थे आर्कले स्मिथ थे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखेगा। 21 मेंबर होते हैं, गवर्नर, फॉर डेप्यूटी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को से 2, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्विस से 10 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होती है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से भी 4 होते हैं, टोटल हो गए 21। और पहले ऑस्ट्रेलियन थी ऑकबर्न स्मिथ थे, तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जर्नी के बारे में बात करें तो 35 से 49 तक एक निजी बैंक के रूप में कार्य करा, और ये एक केंद्र 1949 के बाद में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 1955 से 60 के बारे में बात करें तो उस दौरान क्या था, हमारी जो इकोनॉमी थी ज़्यादातर उसमें कृषि का योगदान था, तो इसमें आरबीआई की बहुत भूमिका बढ़ गई थी, और इसने केंद्रीय जो ऋण वगैरह होते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 61 से 68 के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैंकों का पतन होने लग गया था, बैंक है वो डाउनफॉल चल रहा था, तो इसने बीमा कंपनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, उनकी निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बैंकों का जो पुनर्गठन किया था उसमें भी आरबीआई की भूमिका थी। 69 से 84 के बीच में यहाँ पे बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। 14 बैंकों का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इसमें आरबीआई की भूमिका बढ़ गई थी। आरबीआई है वो बैंकों को CRR है, SLR है, सब रखने को जिम्मेदार ठहराता था, और यहाँ पे जो बैंक ऊपर है आरबीआई की निगरानी बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से आरबीआई की टाइमलाइन चलती है। फिर बात करें 90 से 95 में भी यहाँ पे दमन चल रहा था, यहाँ वित्तीय दमन की नीतियाँ चली आ रही थी, वित्तीय दमन की नीतियाँ चली आ रही थी, तो यहाँ पे आरबीआई की इस प्रकार की भूमिका थी। फिर बात करें 91 की, तो 91 में क्या था, हमारी इकोनॉमी सिकुड़ती जा रही थी, LPG रिफॉर्म लेके आए, तो आरबीआई ने क्या किया, नई नई बैंकों को अनुमति दी, नई नई जैसे प्राइवेट बैंकें भी आई, फिर गवर्नमेंट बैंकें भी आई, फॉरेन बैंकें भी आई, तो यहाँ पर इसकी भूमिका और बढ़ती गई 91 से 99 के बीच में। वित्तीय दमन क्या होता है, वित्तीय दमन ऐसी नीतियाँ होती है जिसके क्या होता है, जो भी बैंक में जमा करते हैं उनको कम ब्याज दर मिलते हैं। कम ब्याज दर क्यों मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्याज होते हैं वो सस्ते रूप में सरकारों को या जो कंपनियां होती है उनके लिए जाता है, इसलिए वित्तीय दमन की नीति अपनाई जाती है, जिसे फाइनेंशियल रिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे सरकार जनता का फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है। फिर 2000 के बीच में क्या था, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, इसके कारण जो विदेशी बैंकें थी उनको भी रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाने लगा, तो फेमा के द्वारा आरबीआई की भूमिका बढ़ गई। ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, फेमा एक्ट कब आया था, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 2016 में क्या होता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या भूमिका थी, इसकी भूमिका थी एक तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना 2 से 6% के बीच में। दूसरी इसकी भूमिका थी ये करेगी क्या, ब्याज दर तय करेगी, ठीक है, रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तय करने की भूमिका है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तय गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है ना, आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, 4 मेंबर भी होते हैं, और सरकार के द्वारा भी अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। ये सारा जो डिसीजन होते हैं वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो पहले क्या थी, आरबीआई खुद से ही बहुमत के डिसीजन ले लेती थी क्योंकि आरबीआई के मेंबर इसमें होते थे। पर बाद में क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर शामिल हो गए, तो आरबीआई मन चाहे तब अपने हिसाब से रेपो रेट को कम ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर शामिल हो गए थे। तो आरबीआई की एक प्रकार से जो रेगुलेशन निरंकुशता पूर्ण था ना, आरबीआई अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती थी, उसमें थोड़ा बाधा देखने को मिला था। फिर 2018 में एक आरबीआई ने डिसीजन भी लिया था कि बिटकॉइन है उसको आरबीआई नहीं अपनाएगी, बिटकॉइन को बैन कर दिया था आरबीआई ने अपनाने से। तो ये कुछ पॉइंट आरबीआई के बारे में था, हमने टाइमलाइन देखी।
तो हमारा आर्टिकल जो पहला आर्टिकल आरबीआई के बारे में पूरा हुआ। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे आया है तो यहाँ पे अलग अलग बातें की जाएगी, हर दिन अलग अलग प्रकार के आर्टिकल आए। यहाँ जो आर्टिकल आया है वहाँ पे बात की गई रही है, एक होता है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा होता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। लोगों का मानना है कि जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वहाँ जो हमारा एनवायरमेंट है उसको नुकसान होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। बट कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रोथ और जो हमारी एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन है या ग्रीन हाउस गैस है उन दोनों को कम करके भी साथ में चला जा सकता है। मतलब ग्रोथ भी हो सकती है और पर्यावरण है उसको संतुलित भी रखा जा सकता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, उस पर फोकस करने की बात की गई। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है यहाँ पे ये बात कर रहा है भारत ने क्या किया है, भारत ने जो ग्रीन हाउस गैस की जो वृद्धि हो रही थी उसे कम भी किया है और ग्रोथ को भी अचीव किया है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण ने दावा किया है कि देश ने अपनी आर्थिक वृद्धि को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से अलग कर दिया गया। मतलब ग्रीन हाउस गैस है वो कमी देखने को मिली है और ग्रोथ को भी हमने अचीव किया गया। जहां 2019 के बारे में बात करें तो जीडीपी 7% से वृद्धि की है, जो हमारी उत्सर्जन की दर है वो 4% है। इसका मतलब है हमने ग्रोथ भी करी है और जो हमारा जो उत्सर्जन की दर है वो कम है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसलिए ये सुर्खियों में। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाई। दोनों सह अस्तित्व किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। ग्रोथ भी होगी तो साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को पूरी प्रोटेक्ट किया जाएगा और लोगों का इस बारे में क्या कहना है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक पुलिंग क्या होता है। डिक पुलिंग का मतलब होता है आर्थिक ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ में माना जाता है पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। पहले माना जाता था ग्रोथ है वो पर्यावरण का संरक्षण साथ में नहीं हो सकता है, बट डिकप्लिंग में ये होता है, डिकप्लिंग में कि आर्थिक विकास भी हो रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। पहले माना जाता ये नहीं हो सकता, बट इनके जो संबंध था उसको तोड़ दिया गया, नहीं कि ऐसा पॉसिबल है, आर्थिक ग्रोथ भी कर सकते हो और पर्यावरण को संरक्षण भी कर सकते हो। इसे डिकप्लिंग कहा जाता है। डिकप्लिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिकप्लिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आर्थिक ग्रोथ है वो पर्यावरण संरक्षण के साथ में की जा सकती है। डिकप्लिंग के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है पूर्ण डिकप्लिंग, एब्सोल्यूट डिकप्लिंग। इसमें क्या होता है, उत्सर्जन है बिल्कुल कम कर दिया जाता है, कोई उत्सर्जन नहीं होगा, नो एमिशन। ठीक है, जो पूर्ण डिकप्लिंग होगा, एब्सोल्यूट डिकप्लिंग होगा, उसमें नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा, ग्रोथ होगी वो होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी बट एमिशन नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूर्ण डिकप्लिंग। दूसरा होता है सापेक्ष यानी रिलेटेबल डिकप्लिंग। सापेक्ष डिकप्लिंग में ये होता है कि जीडीपी यानी ग्रोथ भी होगी साथ में एमिशन भी होगा, ठीक है, ग्रोथ और एमिशन दोनों साथ साथ में होगा, बट ग्रोथ ज़्यादा होगी एमिशन कम होगा, यानी ग्रोथ इतनी हो रही है ना तो एमिशन इतना ही होगा। इस प्रकार से कहता है ग्रोथ 7%, एमिशन 30%। इसे कहा जाता है सापेक्ष डिकप्लिंग। पूर्ण डिकप्लिंग है उसमें उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा, सापेक्ष डिकप्लिंग है उसमें ग्रोथ भी होगी उत्सर्जन भी होगा, बट ग्रोथ है वो उत्सर्जन से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है। भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में जीडीपी कितनी रही है? 6 से 7% रही है। हमारा जो ग्रोथ कितना रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना रहा है? 3 गुना रहा है। तो ग्रोथ है हमारी ज़्यादा रही है, उत्सर्जन कम रहा है, इसलिए हमें सापेक्ष डिकप्लिंग को फॉलो कर रहे हैं। यही यहाँ पर बात की गई है कि डिकप्लिंग क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बीच में जो लिंकेज है उसको ब्रेक करना। दो, एक एब्सोल्यूट होती है, वहाँ पर बिल्कुल एमिशन नहीं होता, ओनली ग्रोथ होती है। दूसरा होता है रिलेटिव डिकप्लिंग, इसमें ग्रोथ भी होती है एमिशन भी होता है, बट जीडीपी ज़्यादा होती है और एमिशन कम होता है। इंडिया की स्थिति 6% वो था, हमारी ग्रोथ थी, 3% था वो एमिशन था। इस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं। फिर बात करते हैं डिकप्लिंग का महत्व क्या है। ठीक है, डिकप्लिंग यानी वियोजन, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ये सतत विकास के बारे में बात करता है, यानी कि विकास तो होना चाहिए, विकास जरूरी है, राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उत्सर्जन को कम भी करना है, साथ में ग्रोथ भी जरूरी है। तो ये सतत डेवलपमेंट को प्रमोट करने के बारे में बात करता है डिकप्लिंग। साथ ही साथ में एक पॉइंट होता है हरित विकास, ग्रीन विकास, दूसरा पॉइंट होता है विकास विहीन, एक होता है ग्रीन विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरी बहस है
विकास होना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ये दो प्रकार की पॉइंट है, यहाँ पे दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एक बात करते हैं ग्रीन डेवलपमेंट की। ग्रीन डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रोथ वर्सेस डी ग्रोथ डिबेट, ये दो प्रकार की डिबेट है। यहाँ पे जो ग्रीन डिबेट है वो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि ग्रोथ तो जरूरी है, नेशंस होते हैं उनके लिए ग्रोथ जरूरी है, विकास तो जरूरी है, बट ये जो विकास है ये सस्टेनेबल पूर्वक होना चाहिए, ताकि जो भी जनता है, ठीक है, उनका भी भविष्य बना रहे, जो आने वाली जनता, आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ, उनका भविष्य भी बना रहे, सस्टेनेबिलिटी भी हो, पर्यावरण डिग्रेडेशन न हो, बट ग्रोथ भी जरूरी है। ये दोनों को बात करता है कौन, ग्रीन ग्रोथ। बट जो ये डी ग्रोथ डिबेट है ये बात करती है कि विकास है ना, विकास के साथ आप कभी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते हो, इसलिए विकास तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये बात करता है ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन को एग्जिस्ट विथ रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म, एनवायरमेंट को हार्म किए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती, दोनों को एग्जिस्टेंस में हो सकते हैं। डी ग्रोथ क्या करती है, ये जो डी ग्रोथ के जो वकालत करते हैं वो लोग कहते हैं ग्रोथ होती है वो इनहेरेंटली हार्मफुल होती है, इसको लिमिट कर दिया जाना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बात की जाती है इस दूसरे पॉइंट में। बट ये पॉइंट गलत है, विकास जरूरी है। हमारे जो भारत जैसे विकासशील देश है वहाँ पर निम्न जीवन स्तर है, गरीबी ज़्यादा है, तो इनके लिए विकास जरूरी है। तो विकास होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। अब चैलेंज क्या क्या देखने को मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम डीकपलिंग के बारे में बात करते हैं, बट इसमें चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है पूरी तरह से डीकपलिंग नहीं किया जा सकता, पूर्ण वियोजन नहीं देखने को मिलता है। हमने देखा ग्रोथ है, ठीक है, 7%, 4% है वो एमिशन है, इस प्रकार तो पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि 7% ग्रोथ है 0% एमिशन, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये पूर्ण रूप से वियोजन नहीं किया जा सकता है। विश्व में भी बात करें तो पूरे ज़्यादातर देश है वहाँ पर यही स्थिति है, ग्रोथ भी है और एमिशन भी है, क्योंकि पूर्ण रूप से इसमें पॉसिबल नहीं है ना। आप बिना एमिशन के कोई भी काम कैसे, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग करोगे, ठीक है, ऑयल का उपयोग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल का उपयोग करोगे, तो आपको लगता है एमिशन नहीं होगा, एमिशन बिल्कुल होगा। तो बिना ग्रोथ है, पूरी तरह से ग्रोथ को अचीव करना बिना एमिशन के ये पॉसिबल है ही नहीं, थोड़ा बहुत तो एमिशन होगा ही होगा। आगे भविष्य में हो सकता है नए नए टेक्नोलॉजी आए, रीन्यूएबल एनर्जी को अपना जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती, बट अभी के संदर्भ में देखें तो अभी कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ भी हो रही है, एमिशन नहीं हो रहा हो। नीति अनिवार्यता के बारे में बात क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता है, इस प्रकार की पॉलिसी लाओ ताकि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिले, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा एमिशन कम हो सकता है, उत्सर्जन को समन किया जाए, ऐसी नीतियों को सुनिश्चित करें जो आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण के जो लक्ष्य है उसको भी साथ साथ लेके चले, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें बात की जाती है। नेक्स्ट वो भी इकोनॉमिक सर्वे का आर्टिकल है, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें कहा गया है कि हमारे देश में है ना 2030 तक 78 लाख नई नौकरियों की आवश्यकता होगी, और ये जो नौकरियां है गैर कृषि आधारित होगी, मतलब ये कृषि पे डेवलपमेंट, कृषि पे आधारित नहीं होगी, कृषि पे बेस्ड नहीं होगी, बिना कृषि पर 78 लाख नई नौकरियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके लिए कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। अभी जो उद्योग 4.0 चल रहा है इसमें प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे आपने सुना होगा आई की भूमिका बढ़ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ गई है, बिग डेटा एनालिसिस की भूमिका बढ़ गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भूमिका बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, उसका स्तर बढ़ गया है। हमारे पास में ऐसे जो नए यूथ होने चाहिए, नए जो भी एम्प्लॉयर है जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास में ऐसी स्किल होनी चाहिए जो इस प्रकार के जो चैलेंज है, क्योंकि प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उन चैलेंजों का सामना कर सके, उनमें ऐसी टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए जो इस जॉब में वो अपनी भूमिका बढ़ा सके। तो यहाँ पे ये बात की गई। अब हम बात करेंगे इंडिया में स्किलिंग क्या है। देखो ये आर्टिकल सिंपल सा है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की जा रही है। भारत में है तो रोजगार लिए मांग बढ़ेगी तो स्किल की जरूरत पड़ेगी। ये स्किल है वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस होनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, एआई है, बिग डेटा एनालिसिस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके आधारित होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए यूथ को स्किल देने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें बात की। फिर इसके लिए चैलेंज क्या क्या है वो भी हम देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस आर्टिकल में। तो बात करते हैं सबसे पहले स्किल इंडिया की चैलेंज क्या क्या, भारत में जो स्किलिंग है, ठीक है, उसमें क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है। सबसे पहला चैलेंज है भारत में औपचारिक प्रशिक्षण तक कम पहुँचे,
फॉर्मल जो ट्रेनिंग होती वहाँ पर कम पहुँच है। केवल 21% जो युवा है वो ही ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फॉर्मल सेक्टर में केवल 4% है। एक होता है फॉर्मल, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में जो ट्रेनिंग प्राप्त युवा हैं वो केवल 4% ऐसे युवा हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त है, ट्रेनिंग प्राप्त है और वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ 96% है, उनमें से केवल 16% है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 70-80% ऐसे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं, कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत में प्रशिक्षण का अभाव है, ठीक है। सीमित रोजगार, दूसरा कहा जाता है केवल 51% जो ग्रेजुएट है, इसका स्नातक है, वो रोजगार योग्य है। 49% ऐसे जो भी ग्रेजुएट है वो रोजगार लायक ही नहीं है, वो उद्योग में जाके काम करने के लिए उनके पास में पर्याप्त कौशल नहीं है, प्राप्त ट्रेनिंग नहीं है, प्राप्त स्किल नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है कि 51% ग्रेजुएट के बारे में बात हो रही है, ग्रेजुएट है फिर भी उनके पास में स्किल नहीं है कि वो उद्योग में जाके काम कर सके। अभी उद्योग 4.0 चल रहा है, इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे AI है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिसिस है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जो मोस्ट ऑफ कहा जा रहा है 2025 के बाद में धीरे धीरे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट करेंगे, वो इंटरनेट पे जाएंगे, वो डिजिटल परिवर्तन को अपनाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ेगी ऐसे स्किल प्राप्त युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिनके पास में रोजगार तो प्राप्त करने की नीड भी हो और साथ ही साथ में उनके पास में स्किल भी होनी चाहिए, और वो स्किल हो वो आज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। वर्तमान में केवल 1.5% भारतीय है वो इंजीनियर के पास में नई युग की नौकरियां है ना, नई युग वही स्किल प्राप्त जो भी AI है उनमें वो काम कर सकते, रेस्ट है वो इसमें काम करने लायक ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। अब चैलेंज तो हमने देख लिया, चैलेंज क्या है, हमारे पास में यूथ है, ठीक है, बट वो स्किल उनके पास में है नहीं, ठीक है। न्यू स्किल होनी चाहिए, जो नए जमाने की स्किल वो होनी चाहिए, AI बेस्ड होनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने योग्य होनी चाहिए, बट वो है देखने को नहीं मिली। हमने कुछ डेटा भी देखा कि 51% है जो ग्रेजुएट है वही काम करने योग्य है, 49% तो काम करने लायक ही नहीं है। ये कुछ हमने चैलेंज भी देखे। अब चैलेंज तो देख ली, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से यूथ को स्किलफुल बनाया जा सकता है ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट सबको रोजगार नहीं दे सकती, रोजगार लिए निजी सेक्टर में जाना ही पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए किस प्रकार से यूथ को स्किलफुल बनाया जा सकता है, किस प्रकार से यूथ होता है उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या किया जा सकता है, गेमिफाइड और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। गेमिफाइड क्या होता है, गेमिफाइड का मतलब होता है यूथ को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इंटरेस्ट हो सके, उनका जो लर्निंग होना चाहिए वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि उसमें गेम को शामिल किया जाए, खेल खेल में आप है ना अंक है, बीज है, लीडर बोर्ड है, इस प्रकार से खेल खिला के गेम को अपना के गेम के माध्यम से लोगों को, यूथ को ट्रेनिंग किया जा सकता है, उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो गेमिफाइड जो आइडिया को अपनाया जाने चाहिए। ऐसे नहीं आप रटाए जा रहे हो प्रैक्टिकल लेवल पे उसका कोई काम ही नहीं है, कंपनी में जाए वो सारी चीज़ें काम ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूथ को इस प्रकार से ट्रेन किया जाए जो यथार्थवादी हो, जो रिलेटेबल हो, जो रियल में उसकी आवश्यकता हो, जो आज के जमाने के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग हो, वैसी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता हो। और ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ये लर्निंग युक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे यूथ कुछ सीख सके, ठीक है, जो काम की ट्रेनिंग हो और यूथ का इंटरेस्ट भी इस पर बना रहे। तो इंटरेक्टिव लर्निंग की आवश्यकता होती है, साथ में तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उनको ट्रेनिंग हो रही है उस दौरान उनका टेस्ट लिया जाए, अच्छा काम कर रहा है उसको सम्मानित करें, उसको बढ़ावा दे, उस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, ठीक है, उनको पुरस्कार दिया जा सकता है, मेडल दिया जा सकता है। इस प्रकार के यूथ को प्रेरित करने की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो रिलेटेबल होनी चाहिए, जिसकी आज के ज़माने में आवश्यकता है, ठीक है। तो वो दुनिया के साथ में मिलकर काम कर सके, जो स्किलफुल होनी चाहिए, जो आज ही उद्योग में जाके काम कर सके। उद्योगों की जिस प्रकार की डिमांड है, इंडस्ट्री की जिस प्रकार की डिमांड है, वैसी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। यहाँ पे कहते हैं उद्योग, सबसे बड़ी शिकायत क्या है, उद्योग कहते हैं हमारे पास में रोजगार की आवश्यकता, हमें जरूरत है यूथ की, बट यूथ के पास में कौशल ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है। हम खुद यूथ को सिखाए और फिर हमें उनको रोजगार दे, इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो कहीं और काम करने, हम सीखते हैं हमारे पास से, उस कहीं और काम करने चले जाते हैं। इसके लिए वो हमारे पास में आए तो ट्रेन आए तो हम उनको रोजगार दे सकते हैं। तो रोजगार की तो जरूरत है, बट स्किलफुल जो यूथ होता है उसकी आवश्यकता ज़्यादा है।
तो यथार्थवादी कौशल होना चाहिए। ठीक है, वैश्विक उदाहरण के बारे में बात करते, सिंगापुर है, जर्मनी है, इन्होंने अच्छा काम किया है। तो वहां पर गेमिफाइड को, सिमुलेशन को शामिल करके एक दृष्टिकोण को बदला गया है, जहां से यूथ है वहां पे वो काफी इंटरेक्टिव लर्निंग को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, ये बेनिफिट है, इस लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, बिल्डिंग सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज एंगेजमेंट लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को, बेनिफिट देखने को मिलेगी। इंडिया के पोटेंशियल के बारे में बात करें तो एक अनुकूल योग्य मॉडल की आवश्यकता है, व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए जो आज के वातावरण के अनुकूलित हो, रोजगार में इसकी आवश्यकता हो, और जो उनको चैलेंज बेस होना चाहिए, उनको चैलेंज दिया जाए, ये चैलेंज उसको सॉल्व करो। तो ये चैलेंजफुल यूथ होगा ना, वो काफ़ी नई चीज़ें कर सकता है, इंटरेक्टिव कर सकता है। ठीक है, फिर आउटरीच कुछ गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है, कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक सव्यम प्लेटफॉर्म है। ये सव्यम प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे 40 मिलियन लोग हैं वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, 40 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, 4,000 से अधिक यहाँ पे पाठ्यक्रम शामिल है, अलग अलग प्रकार की पाठ्यक्रम यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे भी लोगों को जाना चाहिए, सीखना चाहिए, गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। फिर स्किल इंडिया डिजिटल हब 6 ये भी है, यहाँ पर भी 7 लाख मिनट का एक डिजिटल सामग्री है, 752 यहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये गेमिफाइड मॉड्यूल पर आधारित है, यहाँ पर भी जाके यूथ सीख सकता है और गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो यही स्वयं पोर्टल है, यहाँ पर 40 मिलियन लोग जुड़े हुए। फिर स्किल इंडिया डिजिटल यूथ, ये भी क्या है, एक हब है, ये पोर्टल है, यहाँ पर 700 घंटों का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है और 7 लाख मिनट का कोर्स अवेलेबल है और 752 ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें इस स्किल इंडिया हब डिजिटल पोर्टल है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी जाके सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था, ये इंडिया में स्किलफुल यूथ है, उनमें क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है। चैलेंज हमने देखे, सबसे बड़ा स्किल की कमी है। क्यों स्किल की कमी है? क्योंकि वो आज भी पुराने आइडिया पे काम कर रहे हैं, नई नई जो आइडियाज़ उन पे काम कर नहीं रहे हैं। क्या क्या चैलेंज देखने को मिले, AI है, IoT है, इस पे जो उद्योग है वो शिफ्ट हो रहे हैं, बट यूथ के पास इसका अभाव है। कुछ ही लोग हैं उनके पास में ये सारी चीज़ें, बाकी के पास में अभाव देखने को मिलता है, इसलिए ये लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री की डिमांड है कि हमारे पास में, हमारे लिए स्किलफुल एम्प्लॉय की आवश्यकता है, बट ऐसे एम्प्लॉय देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि स्किल यूथ में स्किल को डेवलप किया जाए। इसके लिए अलग अलग चीज़ें अपनाई जा सकती है। हमने गेमिफाइड के बारे में बात करी, हमने सिमुलेटाइजेशन के बारे में बात की, यूथ को लर्निंग बनाया जाए, इंटरेक्टिव लर्निंग हुई वैसी लर्निंग को प्रमोट किया जाए, ताकि जो यूथ हैं वो अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल में थी। मेंस में लिख सकते हो, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन है तो कुछ पॉइंट है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नोएडा में नया एयरपोर्ट बना है, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, बस इतना देख लो कि नोएडा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक अपील की गई थी। ये अपील क्या थी? पश्चिम बंगाल में जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक स्कीम लाई गई थी। देखो, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एक स्कीम लाई गई थी। क्या थी स्कीम? स्कीम में ये था कि जो मुस्लिम्स है ना, उनको OBC में शामिल किया गया था। मुस्लिम को OBC में शामिल किया गया था और उनको अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था। मुस्लिम को OBC में शामिल किया गया, उनको अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। और ये फैसला गया वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में गया। इन्होंने कहा कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हो, और उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट है, उन्होंने इस फैसले को, जो पश्चिम बंगाल की सरकार का फैसला था, इसे खारिज कर दिया गया। अब इसके खिलाफ, इसकी अपील में वेस्ट बंगाल की सरकार कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट में गई। सरकार का कहना था कि हमने ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है, हमने जो आरक्षण दिया है ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बताओ डेटाबेस कि आपने किस आधार पर यह आरक्षण दिया है। आपने कुछ सर्वे तो करवाया होगा, आप अपने सर्वे में बताओ कि किस आधार पर यह आरक्षण आपने दिया है। पूरा हमें रिजल्ट चाहिए सर्वे का। अगर आपने उस सर्वे के आधार पर दिया है तो हम देखेंगे ये देने योग्य है या नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सर्वे प्रस्तुत नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को OBC सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल करने का जो खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि 77 मुस्लिम समुदायों को OBC में चयन कर केवल धर्म के आधार पर किया गया था, जिसे आपत्तिजनक माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया गया।
अब बात करते हैं हम हमारे संविधान में आरक्षण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। संविधान में पहला एक आर्टिकल है 15(4) 15(4) आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात की जाती है राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक मतलब सोशल, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, अनुसूचित जाति या जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है और राज्य इसके लिए प्रतिबंध नहीं, राज्य को रोका नहीं जा सकता। विशेष उपबंध करने से राज्य को रोका नहीं जाएगा, ये कहा गया 15.4 में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर विशेष उपबंध के बारे में बात करिए। राज्य है वो चाहे तो एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ये 15.4 में बात की गई है। विशेष उपबंध के बारे में किस में बात की गई है? 15.4 में। 16(4) बात करता है राज्य है वो सार्वजनिक मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए क्या कर सकता है? आरक्षण कर सकता है। कोई भी राज्य की गवर्नमेंट की जॉब आएगी तो गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात करता है। गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात कौन करता है? तो गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बारे में बात करता है वो 16.4 करता है। 16.4 है वो गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण का उपबंध करेगी। वो कौन करेगा? वो करेगा वो 16.4 करेगा। तो 16.4 आपको समझ में आ गया किस में बात की गई है? 16.4 में क्या बात की गई है कि राज्य है वो विशेष उपबंध करेगा। ठीक है, राज्य है वो विशेष उपबंध करेगा, ये 16.4 में बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16.4(a) में। देखो 15.4 में क्या था? 15.4 में था विशेष उपबंध करेगा। 16.4 में क्या है? गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण के बारे में बात की है। गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण के बारे में बात की, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण होना चाहिए, ये 16.4 में। फिर 16.4(a) में, 16.4(a) में क्या बात की गई? गवर्नमेंट जॉब में जो प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बात करता है, वो 16.4(a) करता है। ठीक है, फिर 16.4(b) किस में बात करता है? 16.4(b), 16.4(a) बात करता है पदोन्नति में यानी प्रमोशन में आरक्षण की, और 4(b) बारे में बात करता है, वो करता है अगले साल के लिए। इस साल SC ST की जो वैकेंसी थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो अगले साल है इस रिक्ति को पूरा किया जाएगा, ये 16.4(b) करता है। थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, 15.4 विशेष प्रावधान के बारे में बात करता है, 15.4 ठीक है, 15.4 विशेष प्रावधान, 16.4 बात करता है गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर बात आता है 16.4(a), 16.4(a) किस बारे में बात करता है? तो ये करता है प्रमोशन में रिजर्वेशन की, प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। फिर 16.4(b) ये किसके बारे में बात करता है? ये करता है कोई वैकेंसी फुल नहीं हो पाई तो अगले साल इसकी फुलफिल हो जाएगी, ये 16.4(b) बात करता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात करी? सुप्रीम कोर्ट ने यही की धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो केवल है वो सार्वजनिक और आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। आपने क्या डेटा लिया है, ठीक है, क्या मानदंड अपनाया, वो हमें सर्वे को दिखाओ। उच्च न्यायालय का निर्णय यही था, उच्च न्यायालय ने यही बात की थी, आपने जो आरक्षण के लिए अपनाया है वो नेचर गलत है, उसे कैंसिल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण की प्रकृति के बारे में बात की, किस प्रकार का आपने सर्वे किया वो हमारे सामने लेके आओ। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे परामर्श करने किया कि नहीं किया? पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे परामर्श करने की आवश्यकता थी, आपने क्यों नहीं किया? उपवर्गीकृत की आवश्यकता है, ये जो जाति है जिनको आरक्षण दिया उनको उपवर्गीकृत क्यों नहीं किया गया? राज्य ने कहा कि हमने जो इनके जो कपिल सिब्बल जी वकील थे उन्होंने कहा हमने पिछड़ेपन के आधार पर दिया, धार्मिक आधार पर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। अब देखिए आगे और क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं, देखेंगे नहीं हम। उसके बाद में ये जो आर्टिकल है यहाँ पे सीरिया में जो वॉर चल रही है उससे संबंधित है। ये मिनिस्टर ढाका भी विजिट पे गए हैं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में कश्मीर में एक लेक है, सॉरी एक रिवर है, झेलम रिवर, इससे संबंधित एक आर्टिकल है। तो झेलम रिवर के बारे में हम देखेंगे। बात करें झेलम रिवर की तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहने वाली नदी है। ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है यहाँ से, देखो ये रही झेलम रिवर, ये देखो यहाँ से, यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। घाटी का नाम क्या है? कश्मीर घाटी, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कश्मीर घाटी में एक रेंज है, रेंज का नाम क्या है? पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल। पहला कश्मीर घाटी याद रखना, उसके अंदर एक रेंज है पीर पंजाल रेंज। दूसरा पॉइंट याद रखना, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम क्या है? अनंतनाग, अनंतनाग माउंटेन। यहाँ पे एक झरना, झरने का नाम क्या है? वेरीनाग। तो अब इतने पॉइंट याद रखना। कश्मीर घाटी में एक रेंज है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पर एक पर्वत है अनंतनाग, अनंतनाग में एक झरना है वेरीनाग। तो यहाँ वेरीनाग से उत्पत्ति होती है,
किसकी? झेलम रिवर की। कहाँ से होती है? वेरीनाग याद रखना, अनंतनाग याद रखना, पीरपंजाल याद रखना। तो वेरीनाग से उत्पत्ति होती है झेलम रिवर की। झेलम रिवर को कश्मीर में वयथ, ठीक है, वेटेस्टा और हाईडेप स्पेस कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? वयथ। कश्मीर में इसे वयथ कहा जाता है, संस्कृत में वेटेस्टा कहा जाता है और ग्रीक में इसे हाइडे स्पेस कहा जाता है। तो इसके 3 नाम है, वयथ है, वेटेस्टा है, हाइडे स्पेस है। 3 नाम इसके याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जाती है और आखिर में जाके ये किस में मिल जाती है? चेनाब रिवर में मिल जाती है। तो ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। श्रीनगर में, जो श्रीनगर इसी के किनारे है, वुल्लर झील है वो इसी के किनारे। पाकिस्तान में ये त्रिम्मू में जाके चेनाब रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और सहायक नदियों के बारे में बात करें तो किशनगंगा इसकी सहायक नदी है जो कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में जाके मिलती है। फिर कुहार नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है जो भी कंगन घाटी में जाके इसमें मिलती है। दोनों पाकिस्तान में जाके मिलती है। किशनगंगा भी पाकिस्तान में मिलती है, इसमें कुहार है वो भी पाकिस्तान में मिलती है। फिर कुछ और नदियाँ जैसे संद्रन है, बिरगरी है, अपरातत है, ये छोटी मोटी नदियाँ हैं, इनका नाम याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। उरी बांध है जो कि पीओके के पास बना हुआ है, वो इसी पर बना हुआ है। कश्मीर के बारामूला जिला में उरी है ना, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है। मंगला बांध है वो भी झेलम नदी पे बना हुआ है। मंगला बांध है वो पीओके में बना हुआ, ठीक है। उरी बांध कहाँ पर है? ये कश्मीर है, पीओके, और ये भारत है। तो यहाँ पर है उरी सेक्टर, यहाँ पे ये उरी बांध बना हुआ है। मंगला बांध है वो आज़ाद कश्मीर में बना हुआ मीरपुर जिले में झेलम नदी पर स्थित एक बांध परियोजना है। ये रही झेलम नदी, ये इंडस रिवर है, ठीक है। ये है झेलम, वेरीनाग से होती हुई ये चली जाती है, यहाँ पे जाके चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिलती, यहाँ से ये चेनाब आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये रावी बयास पंजाब में मिल जाती और ये आ रही सतलज। ये चारों पांचों आखिर में मिल जाके इंडस में मिल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी भी हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इसका उद्देश्य था वाटर शेयरिंग के लिए। तो ये जो वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न कौन सी? इंडस, झेलम, चेनाब, इन तीनों का पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और ईस्टर्न है रावी, ब्यास, सतलज, इसका पानी है वो भारत को मिलेगा। इस प्रकार से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के लिए, ईस्टर्न रिवर है वो पूरी रूप से भारत के लिए। पाकिस्तान इसका पूरी रूप से हकदार नहीं है, कुछ मात्रा में इसका उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से इसे 1960 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इस दौरान ये एग्रीमेंट हुआ था। इसमें भारत शामिल था, पाकिस्तान शामिल था और वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में पॉइंट होना चाहिए पता। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंदिरा गांधी पीस प्राइज से संबंधित है। ये किससे मिला है? ये चिल्ले की जो एक्स राष्ट्रपति थे उनको मिला, एक्स प्रेसिडेंट को मिला है। तो इसलिए ये न्यूज़ में बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो निशस्त्रीकरण, शांति और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी याद में की गई थी। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति के साथ में दिए जाते हैं। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो 1986 में स्थापना हुई थी। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, विकास, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिया जा सकता है, वैज्ञानिक खोजों के लिए दिया जा सकता है, स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जा सकता है। किस किस को मिला था? 21 में मिला था। प्रथम एनजीओ को मिला था, फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनको 2022 में मिला था और 2023 में अबू अवाद को मिल, और ये है डैनियल बैरमबोइम, इन दोनों को मिला था 2023 में। और 24 में अभी जो चिल्ले के एक्स राष्ट्रपति उनको मिला है। तो हाल ही में इंदिरा गांधी किसको पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में है किसको मिला है? चिल्ले के जो राष्ट्रपति है उनको मिला। नाम क्या है? मिशेल बैचेलेट। मिशेल बैचेलेट को ये पुरस्कार मिला है। तो ये इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में ये आर्टिकल था। नेक्स्ट जो है वो मारखोर के बारे में। मारखोर क्या है? एक बकरी है, जंगली बकरी है, ठीक है। तो मारखोर के बारे में बात करें तो ये मारखोर दुनिया का सबसे बड़ी जंगली बकरी है। जंगली बकरी में सबसे बड़ी जंगली बकरी है। इसमें घने फर होते हैं, लहराती दाढ़ी होती है इनकी, कॉकरकुट सींग होते हैं, इस प्रकार के सींग होते हैं, ठीक है। कॉकरकुट सींग होते हैं। मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है, ठीक है। हैबिटेट हमने देख लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, भारत, जम्मू कश्मीर है, तजाकिस्तान है। यहाँ पर ये ऊंचाई पर मिलती है, जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर देखने को मिलती है सर्दियों के रीजन में, ठीक है। शाकाहारी होती है, घास, पत्ते, जड़ी बूटियाँ वगैरह ये खाती है।
सामाजिक में नर अक्सर अकेले रहते हैं और महिला होते हैं वो झुंड में रहती है, ठीक है, बच्चों के साथ झुंड में रहती है। सिंहों के लिए क्यों मारा जाता, खतरा क्या है, अवैध शिकार होता है सिंहों के लिए, निवास स्थान है वो खत्म हो रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन है, इनकी वजह से इनको खतरा बढ़ रहा है। क्या क्या खतरा है, ये IUCN की नियर 10 लिस्ट में आती है, खतरे के निकट आती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की शेड्यूल 1 में, साइट्स की परिशिष्ट 1 में ये आती है। तो ये पॉइंट इसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु भी है, इसे स्क्रू हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। 24 मई को इसके लिए डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है और पहली बार 2024 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। जम्मू कश्मीर में मार्कोर की आबादी सोपिया, बर्निहाल वगैरह में देखी जाती है। ये दिनचर जानवर हैं, सुबह और दोपहर में ये सक्रिय रहते हैं, ठीक है। ये मार्कोर और इबेक्स के द्वारा कुछ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। इबेक्स साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, मार्कोर है वो भारत में और यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, अपने जो पाकिस्तान वगैरह में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनमें भी कुछ अंतर किया गया है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल मार्कोर के बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये है लिखनस्टीन और भारत के प्रस्तावक के द्वारा 193 जो देशों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया था। उद्देश्य क्या था, मानसिक, भावात्मक और शारीरिक आध्यात्मिक आयामों को व्यापक मानव कल्याण के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया। तो 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा विश्व ध्यान दिवस। ये चीज़ आप याद रखना, भारत में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, क्योंकि 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उस दौरान संकट आया था। तो उस संकट से बचने के लिए 1974 में इसे लागू कर दिया गया था। उद्देश्य क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऊर्जा की नीतियां है, नवीनीकरण ऊर्जा को प्रमोट करना, ये सारे इसके उद्देश्य है। मेंबर कितने, 32 देश इसके मेंबर हैं, 13 एसोसिएशन मेंबर है। भारत भी इसका एसोसिएशन यानी कि सहयोगी सदस्य है, पूर्ण मेंबर इसका भारत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मालुंगयोंग फिलीपींस में। हेडक्वार्टर याद रखना, मालुंगयोंग फिलीपींस में। उद्देश्य वही समावेशी टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में। मेंबर कितने हैं, 69 इसके मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है। और अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि मेघालय में इन्होंने जल विकास को बढ़ाने के लिए $50 मिलियन की ऋण देने के हस्ताक्षर किया, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ओमान के बारे में। ओमान की कैपिटल मस्कट है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये यहाँ पर भी ओमान है, ठीक है। UAE से बाउंड्री लगती है, सऊदी अरेबिया से, यमन से बाउंड्री लगती है, ये अरेबियन सी आ गया, ठीक है। तो ये ओमान के बारे में कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। ओमानी रियाल, अरबी वगैरह, ये इसके बारे में था। नेक्स्ट लता मंगेशकर जी के बारे में। ये गायिका थी, भारत की कोकिला के रूप में भी जानी जाती है। 1940 में अपना करियर स्टार्ट किया, तो कई पुरस्कार वगैरह भी मिले थे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।